हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी क्वेस्ट। चलिए शुरू करते हैं 7 अगस्त का करंट अफेयर। तो देखिए, इस करंट अफेयर को मेनली टारगेट किया गया है बीपीएससी 70th के लिए। तो जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 70 के लिए, उसको हम लोग इस में कवर करते हैं। और साथ ही साथ द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू का जो भी टॉप मोस्ट मतलब जो जरूरी न्यूज है उसको हम लोग इस करंट अफेयर में कवर करते हैं। इसके साथ साथ मंथली कंपाइलेशन का भी एक सीरीज चलता है अपना, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो मंथली में हम लोग क्या करते हैं, प्रतियोगिता दर्पण और जो विजन आईएएस का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है मंथ वाइज, उसको हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो को देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आता है आपको, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 7 अगस्त के पहले करंट अफेयर में पहले टॉपिक के साथ, दैट इज टेलीविजन ब्रॉडकास्ट बिल 2024। तो टेलीविजन ब्रॉडकास्ट बिल 2024 अभी लाया गया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टेलीविजन ब्रॉडकास्ट बिल 2024 है, ये रिप्लेस किसको करेगा। तो ये बिल रिप्लेस कर रहा है केबल टेलीविजन एक्ट ऑफ 1995, मतलब कि टेलीविजन एक्ट 1995 को ये बिल रिप्लेस करने जा रहा है। इसके अलावा हम लोग देख लेंगे कि कंटेंट क्रिएटर क्या होता है, जो इस बिल में बात किया गया है, और साथ ही साथ कोड ऑफ एथिक्स क्या है, जिसके बारे में इस बिल में बात किया गया है। तो टोटली हम लोगों को 3 टॉपिक समझना है इस आर्टिकल से। तो देखिए, जो टेलीविजन ब्रॉडकास्ट बिल है, अभी इसमें नया क्या किया गया कि जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो भी कंटेंट है, या फिर जो सोशल मीडिया पे कंटेंट है, या फिर सोशल मीडिया पे कंटेंट है, या फिर जो भी कंटेंट ऑनलाइन पब्लिश होता है, जैसे कि यूट्यूब अपना एक साइट हो गया, इसके अलावा और भी कुछ कोई भी साइट हो सकता है। तो इन पर जो भी कंटेंट है, इनको भी अब टेलीविजन ब्रॉडकास्ट के दायरे में ला दिया गया है। तो देखिए, यही टेलीविजन ब्रॉडकास्ट के बिल के बारे में क्या लिखा गया है कि ये क्या है, फ्रेमवर्क फॉर ब्रॉडकास्ट एंड एक्सटेंड टू द ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। अभी देखिए, अब हम लोग क्या देख लेते हैं कि डिजिटल क्रिएटर्स के बारे में इसमें बताया गया है कि जो टेलीविजन ब्रॉडकास्ट बिल के में जो भी फ्रेमवर्क सेट किया गया है, ये किसके लिए सेट किया गया है, तो ये डिजिटल क्रिएटर्स के लिए सेट किया गया है। तो इस टर्म को हम लोग समझ लेते हैं कि डिजिटल क्रिएटर कौन होते हैं। तो देखिए, कोई भी सोशल मीडिया साइट्स पे या ऑनलाइन कोई भी कंटेंट क्रिएट होता है, उसको कैटेगरी में रखा जाता है, डिजिटल क्रिएटर के कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि अगर कोई पेड सब्सक्रिप्शन है पेड सब्सक्रिप्शन है, या फिर अगर मोनेटाइजेशन है मोनेटाइजेशन है किसी भी चैनल का, मतलब कि अगर पैसा आ रहा है किसी भी कंटेंट से, तो उस कंटेंट को ही इस दायरे में रखा जाएगा, मतलब कि न्यू टेलीविजन ब्रॉडकास्ट बिल के फ्रेमवर्क में रखा जाएगा, जो जहां से अर्निंग होता है। तो इसमें किसको किसको रखा गया है, जैसे कि यूट्यूब चैनल्स हो गए, या इंस्टाग्राम हो गए, या जो ट्विटर हो गया, इन सब। अगर कोई ई न्यूज़पेपर के रेप्लिका को यूज करता है तो उसको इस कैटेगरी से बाहर रखा गया है, मतलब डिजिटल कंटेंट कैटेगरी से बाहर रखा गया है रेप्लिका ऑफ ई पेपर्स को। इसको हम लोगों को याद रखना है। इसके अलावा इस बिल में बात किया गया किस चीज के बारे में, कोड ऑफ एथिक्स के बारे में। तो हम लोग कोड ऑफ एथिक्स को समझते हैं कि देखिए, ये कोड ऑफ एथिक्स क्या है, ये है एक लिस्ट है डूज और डोंट्स का, कि अगर कोई ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट करता है तो उसमें क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, इसके बारे में बताया गया है कोड ऑफ एथिक्स में। और ये किसके द्वारा डिफाइन किया गया था, ये डिफाइन किया गया था बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा, कब, 2021 में बॉम्बे हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया था, जो 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 रिलेटेड था क्या, डिजिटल मीडिया कोड ऑफ एथिक्स 2021, जिसको बोला गया था। तो इसी कोड में कोड ऑफ एथिक्स के बारे में बताया गया, जो डूज एंड डोंट्स का लिस्ट है, कि जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है या सोशल मीडिया ऑनलाइन कंटेंट है, वो उसमें क्या बोला जा सकता है या नहीं बोला जा सकता है, किस चीज के बारे में वीडियो बनाया जा सकता है नहीं बनाया जा सकता है, इन सब चीजों के बारे में बताया गया है। अभी देखिए, चूंकि ये कोड ऑफ एथिक्स में क्या है, डूज एंड डोंट्स है, तो ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच को हैम्पर करेगा। अभी देखिए, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को तो हैम्पर करेगा,
और इसके साथ साथ ऐसा भी तो हो सकता है कि जो फेक न्यूज वगैरह है अभी मार्केट में, इन सब पर भी तो बैन्स लगाया जा सकता है। तो इसके अपने फायदे और अपने घाटा, अपना फायदा और अपना घाटा दोनों है। अब देखिए, मान लीजिए अगर हम लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच का बात कर रहे हैं तो हम लोग देख लेते हैं किस आर्टिकल में आता है। तो ये आर्टिकल 19 में आता है, जो कि क्या है, अपना फंडामेंटल राइट्स है। तो जो भी प्रेस है वो ऑलरेडी आर्टिकल 19 में आते हैं। और जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रहा है, ये किसके क्यों हुआ है, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को बैन करने का बात किया जा रहा है। एक तरीके से बैन नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच को हैम्पर करने का बात किया जा रहा है। तो ये सब कुछ था टेलीविजन ब्रॉडकास्ट बिल के बारे में। तो हम लोग को याद क्या रखना है, क्या कि एक तो ये बिल किसको रिप्लेस कर रहा है, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद डिजिटल क्रिएटर के क्या है, और डिजिटल क्रिएटर में किस किस ग्रुप को शामिल किया गया है, ये स्टेटमेंट में पूछ सकता है। और तीसरा, कोड ऑफ एथिक्स क्या है, या कोड ऑफ एथिक्स किस कोर्ट का वर्डिक्ट है। और इसके साथ साथ जो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये किस आर्टिकल के अंदर आता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इंडिया ब्लॉक प्रोटेस्ट अगेंस्ट 80% जीएसटी ऑन लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर। अभी देखिए, ये दोनों में कवर किया गया है, ये इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू दोनों में कवर किया गया है इस न्यूज को। इसमें बात क्या किया जा रहा है कि जो 80% जीएसटी लगता है किस पे, इंश्योरेंस करवाने में, हेल्थ सेक्टर में स्पेशली। ये सिर्फ प्रोटेस्ट किसके बारे में, हेल्थ सेक्टर में जो जीएसटी लगता है उसके बारे में इसमें बात किया गया है। तो हेल्थ इंश्योरेंस करवाने में कितना जीएसटी लगता है, 18%। इसको बोला जा रहा है कि इसको कम किया जाए। इस चीज को लेकर ये प्रोटेस्ट है। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि ये प्रोटेस्ट स्टार्ट कहां से हुआ है। तो देखिए, पहला हम लोग देख लेते हैं कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का एक रिपोर्ट आया था, जिसमें बोला गया कि जो हेल्थ सेक्टर मतलब हेल्थ इंश्योरेंस जो है इंडिया के अंदर 4.7% जो पब्लिक है वो, मतलब कि जो पॉपुलेशन है वो इंश्योरेंस करवाती है। और ग्लोबली यही देखा जाए तो ये 7% पार्टिसिपेशन है हेल्थ इंश्योरेंस का। तो देखिए, मान लीजिए कि अगर मात्र 4.7% पब्लिक ही इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस करवा पा रही है, तो ये तो कहीं ना कहीं गलत है। अब इसी चीज को क्या इंक्रीज करवाने के लिए, इस पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करवाने के लिए ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जिसमें बोला जा रहा है कि जीएसटी को कम किया जाए। मतलब कि या तो खत्म किया जाए, जीरो किया जाए, नहीं तो कम किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इंश्योरेंस करवा सके। अच्छा, एक चीज और हम देख लेते हैं कि जो ये पार्टिसिपेशन है, ये पहले 3% के आसपास था। तो अभी क्या हुआ है, अभी इंक्रीज हुआ है। मतलब अभी ज्यादा से ज्यादा लोग जो इंश्योरेंस है करवाना चाह रहे हैं, अभी ज्यादा से ज्यादा लोग, ये पार्टिसिपेशन बढ़ा है। तो स्टेटमेंट में ये पूछा जा सकता है। अभी देखिए, इसी कमिटी का एक रिपोर्ट और था, मतलब कि जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी के रिपोर्ट के आधार पे एक टारगेट फिक्स किया गया है। क्या है टारगेट, ये टारगेट है कि इंश्योरेंस फॉर ऑल, ये टारगेट सेट किया गया है। और ये टारगेट कब का रखा गया है, ये टारगेट रखा गया है 2047 का। मतलब 2047 तक सबको इंश्योरेंस दिया जाना चाहिए, इसको टारगेट किया गया है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के रिपोर्ट के हिसाब से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने लिए। अब देखिए, ये जो इंश्योरेंस सेक्टर है, इसका जो नोडल एजेंसी कौन है, इसको डील करने के लिए जो नोडल एजेंसी है वो है IRDAI, इसका नोडल एजेंसी है। ये हो ही है। अच्छा, अगर जीएसटी को 18% से कम करने का बात किया जा रहा है, तो क्यों किया जा रहा है, इसका रेफरेंस क्या है। तो रेफरेंस ऐसा है कि वर्ल्ड की कुछ कंट्रीज है जहां 0% जीएसटी लगता है। जीएसटी मतलब क्या, टैक्स लगता है। जीएसटी बोलिए या टैक्स बोलिए, ये टैक्स लगता है कितना, 0%। और ये कौन कौन से कंट्री है, जैसे कि सिंगापुर हो गया, उसके बाद हांगकांग हो गया, ये कुछ कंट्रीज है। इसके अलावा वर्ल्ड में और भी कुछ कंट्रीज है जहां इंश्योरेंस पे जीएसटी जीरो लगता है। तो ओवरऑल हम लोग क्या बोलेंगे कि जीएसटी को कम करने से इंश्योरेंस सेक्टर में पार्टिसिपेशन बढ़ सकता है। हम लोग को याद क्या करना है, एक तो पार्लियामेंट्री कमेटी का रिपोर्ट,
दूसरा पार्लियामेंट्री कमेटी के रिपोर्ट के बेस्ड ये टारगेट, और तीसरा ये नोडल एजेंसी कौन सी है, इस नोडल एजेंसी के बारे में याद करना है। और चौथा एक है पीएम जय मिशन था, मतलब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसमें क्या किया जाता था, 5 लाख का इंश्योरेंस पॉलिसी दिया जाता था। तो इस पीएम जय योजना के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा एक बार। अगला है बांग्लादेश पार्लियामेंट डिसॉल्व। ओके, यूनुस प्रपोज्ड एज इंटरिम लीडर। अभी देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ, मिलिट्री कूप हुआ था। मिलिट्री कूप मतलब क्या कि वहां पे अभी तख्ता पलट हो गया था। और ये तख्ता पलट क्यों हुआ था, ये हुआ था अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। और डिस्क्रिमिनेशन किस चीज में, डिस्क्रिमिनेशन इन जॉब्स, डिस्क्रिमिनेशन। अब ये डिस्क्रिमिनेशन कहाँ हुआ था, ये जॉब में डिस्क्रिमिनेट किया गया था जॉब्स में। मतलब कि बांग्लादेश गवर्नमेंट के द्वारा 30% रिजर्वेशन ला दिया गया था किस सेक्टर में, जॉब, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए। अभी देखिए एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था बांग्लादेश में ही, जिसमें बोला गया था कि इस जो 30% रिजर्वेशन है, 30% रिजर्वेशन, इट शुड बी कट डाउन अप टू 7%, 7% तक कम करने का बात किया गया था। लेकिन बांग्लादेश गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया, तो ये मिलिट्री कूप हो गया। जिसको लीड कौन किया है, तो लीड किया है स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लीड किया गया है। अभी देखिए ये सब कुछ था कहाँ के किस चीज के बारे में, ये जो कूप हुआ है उस इसके बारे में। अभी क्या हुआ, वहां इंटरिम गवर्नमेंट बन रहा है, इंटरिम गवर्नमेंट बन रहा है। तो इस इंटरिम गवर्नमेंट के जो लीडर है ये बनाया गया है मोहम्मद यूनुस को, मोहम्मद यूनुस को। अब मोहम्मद यूनुस कौन है, तो ये है नोबेल। कुछ फैक्ट्स और भी देख लेते हैं हम लोग बांग्लादेश के बारे में। जैसे कि बांग्लादेश बांग्लादेश एज अ कंट्री कब बना था, एज अ कंट्री कब बना था, तो ये बना था 6 दिसंबर 1976 को। देखिए ये हुआ था, बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ था बाय द हेल्प ऑफ इंडिया ने भी उसमें हेल्प किया था 6 दिसंबर 1976 को। इसके बाद में जो गवर्नमेंट बना था, इसके फर्स्ट जो पीएम थे, फर्स्ट पीएम जो थे वो कौन थे, ये थे मिजूबिर रहमान। अब इनको क्या बोला जाता है, मिजूबुर रहमान को, इनको बोला जाता है फादर ऑफ बांग्लादेश। क्योंकि बांग्लादेश के लिबरेशन में इनका बहुत ही बड़ा योगदान था, और इनके योगदान से ही, मतलब इनके लीडरशिप में ही बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। और साथ ही साथ बांग्लादेश में 1976 से लेकर 1980 तक ये बांग्लादेश के पीएम भी रह चुके हैं, जिनका एक जिनोसाइड में इन लोगों ने पहले मार दिया था, मतलब मुजीबुर रहमान का भी कत्ल हो गया था। अभी देखिए करेंटली क्या हुआ कि बांग्लादेश में लास्ट 15 ईयर्स से इनकी बेटी, मतलब मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना पीएम थी। तो ये सारा प्रकरण है जो, ये सारा कुछ शेख हसीना के गवर्नमेंट के द्वारा ही किया गया। और ये किस पार्टी को बिलोंग करती है, तो इनके पार्टी का नाम है, मैं इधर लिखता हूँ अलग, शेख हसीना के पार्टी का नाम क्या है, ये है अवामी पार्टी। तो ये हम लोगों को याद रखना है। इसके साथ साथ एक और नाम आ रहा है, एक नाम आ रहा है खालिदा, कहाँ लिखूं, खालिदा जिया। खालिदा जिया बांग्लादेश नेशनल पार्टी की लीडर है। इनको अभी क्या किया गया है, जेल से रिलीज किया गया है। और ये बिलोंग करती है किस पार्टी को, तो बांग्लादेश नेशनल पार्टी को। तो इस पे पूरे में हम लोगों को याद क्या रखना है, आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ है कि ये शेख हसीना किस पार्टी को बिलोंग करती है, अवामी पार्टी को, खालिद जिया बीएनपी को। साथ ही साथ इंटरिम गवर्नमेंट के अभी लीडर किसको बनाया गया है, मोहम्मद यूनुस को। और ये नोबेल लॉरिएट है। और मिजूबुर रहमान जो फर्स्ट पीएम थे, जिसको जिनको फादर ऑफ बांग्लादेश भी बोला जाता है, वो कौन थे, मिजूबुर रहमान। और बांग्लादेश एज अ नेशन कब बना था, तो ये बना था 6 दिसंबर 1976 को। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ 30 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट फॉर कंट्री टू मीट 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी गोल, से मिनिस्टर। अभी क्या बोला गया है कि 500 गीगावाट एनर्जी प्रोडक्शन का टारगेट रखा गया है, किसके द्वारा, बाय रिन्यूएबल सोर्सेज।
अब ये क्या है, एक टारगेट है, टारगेट का कुछ टाइमलाइन होगा, तो ये टाइमलाइन कब तक फिक्स किया गया है, अप टू 2030, 2030 तक 500 गीगावाट एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाएगा, किसके थ्रू, तो ये रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू किया जाएगा, ऐसा मिनिस्ट्री के द्वारा ऐलान किया गया है। अभी देखिए करेंट सिनेरियो हम लोग समझ लेते हैं कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और जो शेयर ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स है, मतलब डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एनर्जी, डिफरेंट एनर्जी सेक्टर्स है, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फिलहाल जो एनर्जी प्रोडक्शन में करेंटली जो थर्मल एनर्जी प्रोडक्शन का शेयर है वो कितना है, 54.46%, और ये पहले कितना था, 67.69%। मतलब जैसे जैसे रेन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज में इंक्रीमेंट होगा, वैसे वैसे क्या होगा, जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज है, मतलब जैसे कि कन्वेंशनल में क्या आ जाएगा, थर्मल एनर्जी है, ये डिक्रीज होगा। तो यहाँ दिख रहा है 67% से कितना आ गया है, 54% तक। वैसे ही नॉन फोजिल फ्यूल से करेंट प्रोडक्शन कितना है, 45.54%, और ये पहले कितना था, 32.30%। तो ये क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि थर्मल एनर्जी का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, या नॉन फोजिल फ्यूल का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का। अब देखिए एक और डाटा है इसमें, कि ये डाटा जारी किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा ही। तो इसमें बोला गया है कि जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो अभी क्या सिनेरियो है, और 14 साल पहले क्या था, इसके बारे में बात किया गया है। तो रिन्यूएबल एनर्जी से पहले 76 गीगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी था रिन्यूएबल एनर्जी का, अब कितना है, 203 गीगावाट। तो रिन्यूएबल एनर्जी का जो इंस्टॉल कैपेसिटी है, जो प्लांट लगे हो बहुत ज्यादा लगे हैं, और इसका कितना बढ़ गया है, ये बढ़ा है 165% राइज होकर कितना हो गया, 203 गीगावाट अभी इंस्टॉल कैपेसिटी हो गया है, किसका, रिन्यूएबल एनर्जी का। तो उसी तरीके से सोलर एनर्जी का भी इंस्टॉल कैपेसिटी कितना है, 85.45 गीगावाट। विंड एनर्जी का कितना अभी, 46.55 गीगावाट। और ऑब्वियसली ये सारा का सारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये तीन डाटा हमें याद रखना है, ध्यान रखना है थोड़ा सा, हो सकता है कि पूछ ले। सोलर का अभी इंस्टॉल कैपेसिटी 85 गीगावाट, विंड का 40 गीगावाट, और रिन्यूएबल एनर्जी का 203 गीगावाट। और अगर हम लोग बात करें सोलर एनर्जी का, तो सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस करने वाला स्टेट है वो है राजस्थान फर्स्ट पे, और जो सेकंड पे है वो है गुजरात। तो ये हम लोगों को याद रखना है, इसको हम लोग याद रखना है। तो ये था सब कुछ, यहाँ से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो ये हम लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कमला हैरिस सेलेक्ट वाज एज पीएम नॉमिनी। अभी देखिए क्या हो रहा है कि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहा है, अमेरिका में इलेक्शन चल रहा है, कहाँ, अमेरिका में। तो अमेरिका में जो इलेक्शन चल रहा है, तो इसकी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन है, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन है, ये है कमला हैरिस। अभी देखिए कमला हैरिस ने नॉमिनेट किया है वाइस प्रेसिडेंट के लिए, किसको, वाइस वाइस प्रेसिडेंट, ये है टीम वाल्ज। अब टीम वाल्ज, अगर कमला हैरिस प्रेसिडेंट बनती है तो वाइस प्रेसिडेंट कौन बनेगा, टीम वाल्ज बनेगा, ये फिक्स है। तो टीम वाल्ज जो है ये कौन है, ये है यूएस नेशनल गार्ड के वेटरन सोल्जर है, ये वेटरन यूएस नेशनल गार्ड है। तो अमेरिका इलेक्शन जो है बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, या किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे पिछले बार ही पूछ दिया था कि जो व्हाइट हाउस का एड्रेस है वो क्या है, ये पूछा था कब, बीपीएससी 69, यस, बीपीएससी 69 में ये पूछा गया था कि व्हाइट हाउस का एड्रेस क्या है। तो इसके अलावा इससे पहले भी पूछा जा चुका है, कब, हमको मेरा ध्यान है 67 में या फिर 68 में, कि जो प्रेसिडेंट बने थे विच नंबर के थे, मतलब किस नंबर के, विच नंबर ऑफ प्रेसिडेंट, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया था कि कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन अमेरिका जो होता है हमेशा इंपॉर्टेंट होता है बीपीएससी के लिए, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, या तो खुद देख लीजिएगा, नहीं तो अपन क्या करेंगे, कंपाइल्ड वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग इस चीज को देख लेंगे। अभी फिलहाल क्या करना है, एक नाम याद रखना है, और ये नाम क्या है, टीम वाल्ज, और दूसरा कमला हैरिस।
हज पॉलिसी फॉर 2025, नया हज पॉलिसी आया है 2025 में, जिसमें क्या बोला गया है कि कंपेनियन मस्ट फॉर दोज हु इज एबव 65 ईयर्स ऑफ एज। अभी देखिए हज पॉलिसी क्या है। हज पॉलिसी, जो भी हज करने जाते हैं उनको क्या दिया जाता है, सब्सिडी दिया जाता है। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से उनको फाइनेंशियल हेल्प किया जाता है, फाइनेंशियली गवर्नमेंट की तरफ से। अब देखिए इसी में बोला गया है कि अगर कोई भी 65 साल 55 ईयर्स प्लस के अगर कोई भी हज यात्री है, मतलब पिलग्रिमेज है, तो उनको पिलग्रिम है, तो उनको क्या किया जाएगा, एक कंपेनियन का जरूरत होगा। और वो अकेले नहीं जा सकते हैं, वो अकेले नहीं जा सकते हैं। तो जो कंपेनियन होंगे उन कंपेनियन का एज क्या होगा, ये होगा अप टू 18 ईयर्स टू 60 ईयर्स। ये बदल आया है नया नियम हज पॉलिसी ऑफ 2025 में। इसके अलावा हज में, तो फ्रेंड्स ये था आज का करंट अफेयर 7 अगस्त का। अगर इसमें ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जो अपना मंथली कंपाइलेशन है इसको आप जरूर देखें। आप हमारे टेलीग्राम पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम पेज क्या है, ये है बीपीएससी क्वेस्ट। यहाँ पे आप इस वीडियो के पीडीएफ के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।